उन दोनों में कुछ क्षण के लिए खामोशी छा गई। हालांकि रेडियो पर बज रहे गानों की आवाज और आंगन में लग रहे ठहाकों की आवाज ऊपर तक आ रही थी। दोनों के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए जयंतीलाल ने फिर से कहा, वैसे आपका गांव काफी खूबसूरत है और यहाँ काफी शांति भी है। हाँ, वैसे क्या आप पहले भी यहाँ आए हैं? नहीं, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मुझे ये जगह काफी पसंद आई। वैसे आपको यहाँ का शंकर जी का मंदिर जरूर देखना चाहिए। हर सोमवार उस मंदिर में कई दूर से लोग आते हैं। नंदमाला ने भी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कहा। शायद उसे भी जयंतीलाल से बात करने की इच्छा हो रही थी, शायद इसलिए क्योंकि उसे भी वो पसंद था। मैंने आते वक्त उसे देखा था, लेकिन दूर से ही। मैं मंदिरों में जाता नहीं हूँ। आप नास्तिक है? नहीं, मेरा भगवान पर विश्वास है, लेकिन मुझे मंदिरों में जाना पसंद नहीं है। भगवान पसंद है लेकिन मंदिर नहीं, ये कैसी बात है? मेरा मतलब है आजकल के मंदिरों में जाना पसंद नहीं है। हाँ, पुराने मंदिरों में जाना अच्छा लगता है, तो वो मंदिर आपको भी पसंद आएगा। वो भी एक पुराना मंदिर ही है और उसके बाजू में एक खूबसूरत छोटी नदी भी है। शायद आपको वो मंदिर काफी पसंद है। हाँ, मैं हर सोमवार को वहां जाती हूँ, मुझे वहां अच्छा लगता है। आपको वो जगह सच में काफी पसंद आएगी। अब शायद आपके कहने से मैं एक बार वहां जरूर जाऊं, उसने मुस्कराते हुए कहा, जिस पर नंदमाला भी मुस्कराई। वैसे आपका गांव कैसा है? नंदमाला ने पूछा। ठीक ही है, असल में वो गांव नहीं है, वो एक छोटा शहर है। वहां ज्यादातर लूम है, कारखाने हैं, भीड़ है और शोर शराबा भी। इसके अलावा वहां कुछ नहीं है। मुझे वो जगह पसंद भी नहीं है, लेकिन वहां पैसा है, हर हाथ को काम है और जिंदगी जीने के लिए वो भी जरूरी है। वैसे आपको कौन सी जगह रहना पसंद है, शहर या गांव? मुझे शांत जगह ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। मुझे लोगों के बीच रहना ज्यादा पसंद है, उनसे बातें करना पसंद है। और आपको? मुझे ज्यादातर अकेले रहना पसंद है। मुझे लगता है कि मैं जब अकेला रहता हूँ तो ज्यादा सोच पाता हूँ। हालांकि मुझे समझदार लोगों से बातें करना भी पसंद है। समझदार लोगों से ही क्यों? नंदमाला ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि अक्सर मैं लोगों को अपनी बात ठीक तरह से समझा नहीं पाता हूँ और वो उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। समझदार लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें समझाना आसान होता है। तो मैं कौन हूँ, समझदार या नासमझ? उसने फिर से हंसते हुए पूछा। मुझे आपसे बात करते हुए अच्छा लग रहा है, तो जाहिर है आप समझदार है। नंदमाला खिलखिलाकर हंसने लगी, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे सीढ़ियों से आवाज लगाई और वो झट से सीढ़ियों के पास गई। उसकी माँ ने उसे धीमी आवाज में झल्लाते हुए कहा, लड़की जात को इतनी बड़बड़ शोभा देता है क्या? उन्हें नींद आ रही थी और तू वहां अपनी बकबक करे जा रही है, क्या सोचेंगे वो? और उसे अपने साथ नीचे ले गई। अब छत पर नीम के पेड़ की डालियों से छान कर निकलती चंद की रोशनी में वो अकेला खड़ा था, जहां रेडियो पर बज रहे किशोर कुमार के सुरीले गाने सुनाई दे रहे थे। वो चारपाई पर लेट गया और नंदमाला के बारे में सोचने लगा। उसने उससे कुछ थोड़े वक्त के लिए ही बातचीत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे नंदमाला से बात करते वक्त काफी अच्छा लगा और उससे एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। और वो जुड़ाव आज भी वैसा ही था। नानो अभी भी बातें करते हुए खाना खा रही थी और जयंतीलाल उसकी बातों को सुन रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर उसके साथ नहीं बैठ सकता था। उसे जो गट्ठे पहुंचने थे वो अभी भी बाहर हाथगाड़ी पर ही थे, इसलिए वह वहां से निकलने लगा। देख, अच्छे से खाना खा लेना और घर पर ही रहना, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जयंतीलाल ने दरवाजे के पास जाते हुए कहा। अब मुझे काम पर जाना है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और तब तुम्हारे लिए अच्छा खाना बना दूंगा। और इतना कहकर वो उस ठेले को धकेलता हुआ काम पर लौट गया। जयंतीलाल के पास हल्का फुल्का ही काम होता था, लेकिन वो भी इतना होता था कि उसका पूरा दिन व्यस्तता में निकल जाता था। हालांकि उसमें भी वो थोड़ा वक्त निकालकर नानो का ध्यान रखने की पूरी कोशिश करता था। उसके दिलों दिमाग में उसी के विचार आते रहते थे, वैसे ही जैसे उन दिनों एक साधारण सी दिखाने वाली नंदमाला उसके के दिलो दिमाग पर छा गई थी। रात की नींद से लेकर दिन भर के कामों में उसका ही चेहरा उसकी आंखों के सामने मंडराता रहता था। उसकी यादें बेवजह ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी। न जाने क्यों वो हर वक्त उसके ही ख्यालों में खोया हुआ रहता था। इसमें अब कोई शक नहीं था कि उसे नंदमाला से प्यार गया था। अब तो वो मंदिर तक जाने लगा था ताकि उसकी शादी नंदमाला से ही हो, और शायद इसी का फल था जो आगे की सारी घटनाएं उसके ही पक्ष में घट रही थी। घर वालों को भी नंदमाला पसंद आ गई थी। नंदमाला और उसके घरवालों को भी ये रिश्ता मंजूर था और दोनों की कुंडलियों में भी 32 गुण जुड़ रहे थे। फिर क्या था, छेदीलाल की मध्यस्था में रिश्ता तय हो गया और फिर देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से शादी तय होने से लेकर शादी के खर्चों तक की बातचीत शुरू हो गई थी। शाम को जब वो बाजार से लौट रहा था तब उसे होटल पर गर्मागर्म गुड़ की जलेबियां दिखाई दी, जो नानो को काफी पसंद थी। उसे याद भी नहीं था कि पिछली बार उसने नानो को कब जलेबी खिलाई थी या अच्छा खाना खिलाया था।
उसने अपनी जेब टटोली और उसमें से 10 रुपये निकालकर उसकी जलेबी खरीद ली। और जब वो घर लौट तो उसे सुकून भरा एक दृश्य दिखा। आज नानो दरवाजे के पास उसका इंतजार करते वैसे ही खड़ी थी जैसी शादी के दिन मंडप में उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। उसने दोपहर के अपने झूठे बर्तन तक धो डाले थे। ऐसा अक्सर नहीं होता था और ना ही जयंतीलाल को आज इसकी उम्मीद थी। तू बाहर क्यों खड़ी है? उसने दरवाजा की कुंडी खोलते हुए पूछा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। भला क्यों? इस पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। छोड़, ये देख मैंने तेरे लिए क्या लाया है। वो गुड़ की जलेबी है, उसने मुस्कराते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता चला? खुशबू से। अंदर आने के बाद जयंतीलाल ने कागज को खोला और गर्मा गर्म जलेबियों को उसके सामने रखते हुए कहा, गर्मा गर्म है, खा ले। और जैसे नानो उसकी इजाजत का इंतजार करती, उसने तो उसके बोलने से पहले की एक जलेबी उठा ली और खाने लगी। फिर जयंतीलाल खाना बनाने के काम में लग गया। आज उसकी तो बहुत इच्छा थी कि वो अच्छा खाना बना के नानो को खिलाए। उसे दाल चावल खाके अब तो इतना समय हो गया था कि उसका स्वाद तक याद करने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन अच्छा खाना बने कैसे? ना ही घर में राशन था और ना ही जेब में पैसे। थोड़ा गेहूं का आटा और सस्ते दरों में ली हुई बासी हरी सब्जियों के अलावा कुछ नहीं था। और फिर परिस्थिति से हारकर उसने सब्जी रोटी ही बनाने का फैसला लिया। कुछ देर बाद नानो जलेबी खाते हुए अचानक अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगी। पहले तो जयंतीलाल ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर नानो ही उसके पास आ गई और उसके आंखों के एक तस्वीर रख दी। वो उन दोनों की शादी वाली तस्वीर थी जिसमें वो नानो को जलेबी खिला रहा था। वो उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन था। हर तरफ खुशी का माहौल था। छोटे बच्चों से लेकर मेहमानों तक उत्साहित थे। कुछ जगह भाग दौड़ चल रही थी तो कुछ जगह बेफिक्री का माहौल था। जयंती भाई की शादी है, जयंती भाई की शादी है कहते हुए बाराती बच्चे गली में उधम मचा रहे थे। उस दिन नंदमाला अपने शादी के लाल जोड़े में काफी खूबसूरत लग रही थी और उस जोड़े में उसकी मुस्कुराहट जयंतीलाल का मन मोह लेती रही थी। उस दिन वो उस भीड़ में भी उसे बड़े हक से देख रहा था। जयंतीलाल का परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए शादी में ज्यादा तामझाम नहीं था, लेकिन शादी में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। ऐसी धूमधाम वाली शादी आज तक उस गांव में नहीं हुई थी। और वो फोटो उन सुनहरी यादों का बचा हुआ एक हिस्सा था। क्या तुम्हें वो दिन याद है? जयंतीलाल ने तस्वीर को देखते हुए पूछा, जिस पर नानो ने खुशी से सिर हिलाया। जयंतीलाल ने जलेबी का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने हाथ से वैसे ही खिलाया जैसा शादी के दिन खिलाया था। उसके बाद नानो ने भी वैसा ही किया। लेकिन अचानक नानो का वो खुशनुमा चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखें स्थिर और बेजान हो गईं। उन गहरी आंखों में दुख के अलावा और कोई भावना नहीं थी। और फिर उन बेजान आंखों से कब आंसू बहने लगे पता ही नहीं चल। जयंतीलाल का भी दिल भर आया और उसने नानो को गले लगा लिया। लेकिन अब उसकी आंखों के आंसू सूख चुके था। नानो काफी देर तक रोती रही, जैसे किसी बड़ी सी दुखों की नदी का धैर्य का बांध टूटा गया हो। जयंतीलाल सिर्फ उसे गले लगाए हुए बैठा रहा। वो उसे रोकना नहीं चाहता था। वो तो चाहता था कि नानो एक बार में ही इतना रो दे के उन आंसू में उसके पुराने सारे दुख दर्द बह जाए। वो नानो को घुट घुट कर जीता देख मरे जा रहा था। रात का खाना खाने के बाद जयंतीलाल ने घर के अंदर ही नानो को चारपाई पर बिस्तर लगाया और अपने लिए जमीन पर। लेकिन कुछ ही देर बाद नानो उसके बाजू में आकर जमीन पर लेट गई। कई बार नानो ऐसे बर्ताव करती थी जैसे उसे कुछ हुआ ही न हो, उसकी दिमागी हालत सही हो और वो सब जानती और समझती हो। जयंतीलाल भी यही उम्मीद करता था कि किसी एक दिन अचानक इसी तरह वो ठीक हो जाए। लेकिन ये उम्मीद तो वो पिछले 15 साल से करता आ रहा था और इस इंतजार में उसकी आंखें अब थक चुकी थीं। नानो ने उसके बाद अपना सिर जयंतीलाल के बाजुओं पर रख दिया और एक हाथ उसके सीने पर। शादी के बाद भी वो अक्सर ऐसे ही जयंतीलाल के बाजू में आकर लेटा करती थी और घंटों बातें किया करती थी। जयंतीलाल के घर में उसकी माँ और पिताजी हमेशा मौजूद होते थे, जिस वजह से उन्हें आपस में अकेले में मिलने का काफी कम मौका मिलता था। तो वो दोनों रात को बिस्तर डालने के बहाने छत पर जाते थे और वही बिस्तर पर लेटे लेटे चंद सितारों से जगमगाते खुले आसमान के नीचे कुछ देर बातें किया करते थे। आज आसमान कितना साफ है ना? नंदमाला ने उसके बाजू में लेटकर उसके बाजुओं पर सर रखते हुए कहा। हाँ, काफी खूबसूरत है। तुम्हारी तरह वो थोड़ी शर्मा गई और फिर शरारत भारी उंगली जयंतीलाल की छाती पर घुमाते हुए कहा। आज माँ जी इशारा करते हुए पूछ रही थी कि लल्ला हुआ तो क्या नाम सोचा है? तो तुमने कोई नाम सोचा है? पहले लल्ला को तो आने दो, लल्ला भी आ जाएगा भाई। लल्ला की अम्मी जो आ गई है, उसने उसे बाहों में भरते हुए कहा। धत, वैसे तुमने नाम तो सोचा ही होगा। नहीं, लेकिन सोच रही हूँ कि लड़की हुई तो हम उसका नाम फूलों पर रखेंगे और अगर लड़का हुआ तो हम उसका नाम किसी भगवान पर रखेंगे। नहीं, हम अपने लड़के का नाम भगवान पर नहीं रखेंगे। क्यों? देखो, सीधी सी बात है।
अगर हमारा लड़का कोई शैतानी करे या हमारी बात न सुने तो मैं उसे गुस्से से गाली दूंगा। अब तुम ही बताओ, भगवान के नाम से गाली देना अच्छा लगेगा क्या? आपको गाली देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो मेरे बच्चे होंगे। मैं उन्हें इतने अच्छे संस्कार दूंगी कि वो गाली सुनने जैसा कोई काम ही नहीं करेंगे। अच्छा, देखते हैं। वैसे बच्चों पर ज्यादा भरोसा मत रखो। आजकल के बच्चे बड़े हरामी होते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे वैसे नहीं होंगे, ये मेरा विश्वास है। और वैसे भी बच्चे कैसे भी निकले, आप तो मेरा ख्याल रखेंगे ना? हमेशा। तुम्हारी आखिरी सांस तक, मेरी आखिरी सांस तक? नंदमाला ने हंसते हुए पूछा। ये कैसा वादा हुआ? लोग अपनी आखिरी सांस तक का वादा करते हैं, हाँ, लेकिन उनके मरने के बाद? मैं तुम्हें अपने मरने के बाद भी ख्याल रखने का वादा करता। अगर मैं तुमसे पहले मर गया तो मैं भूत बनकर ख्याल रखूंगा, और मैं तुम्हारा भूत देख के डर गई तो मैं तुम्हें बिना दिखे ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये तो सिर्फ कहने की बात हुई, देख लेना। कहते हुए उसने नंदमाला को बाहों में भर लिया। आज काफी दिनों बाद नानो सुबह के वक्त घर पर थी, इसलिए जयंतीलाल ने सबसे पहले दोनों के लिए चाय बनाई। नानो दरवाजे के पास बैठकर इस तरह चाय पीने लगी जैसे वो किसी पराये का घर हो। जयंतीलाल इस बात के लिए उसे कई बार समझा चुका था, लेकिन वो अब समझ से परे थी। जयंतीलाल का उसकी साड़ी की ओर ध्यान गया। वो काफी ज्यादा मटमैली हो गई थी और कई जगहों से फट भी चुकी थी। उसकी साड़ी का रंग धूल मिट्टी के कारण छिप गया था। उसे तो पता भी नहीं था कि नानो ने ये साड़ी कितने दिनों से या महीनों से पहनी हुई है। तेरे कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। जयंतीलाल की इस बात पर उसने सिर्फ अपनी साड़ी का पल्लू देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। और वो बोलती भी क्या? अगर उसमें इतनी समझ होती तो वो कपड़े थोड़ी गंदे करती। वो तो हमेशा खुद की और घर की साफ सफाई रखने वाली औरत थी, लेकिन अब उसे होश में कहाँ था। बड़े दिनों बाद नानो घर पर थी, इसलिए जयंतीलाल ने उसके खराब हो चुके कपड़ों को बदलने के बारे में सोचा। शायद वो उस दिन से नहाई भी नहीं थी जिस दिन से उसने ये साड़ी पहनी थी। तुम्हें याद भी है तुम कब नहाई थी? हर बार कहता हूँ कि शाम को घर आ जाया कर। तुझे घूमना पसंद ही है तो सुबह नहा धोकर घर से निकला कर, लेकिन मेरी बात तो सुननी ही नहीं होती है। जयंतीलाल बड़बड़ाने लगा, जिसे नानो चुपचाप सुनने लगी। अब मैं तुम्हारे लिए पानी गर्म कर रहा हूँ, अलमारी से कपड़े निकाल लो और नहा लेना। नानो ने सिर्फ मुंडी हिलाई और फिर अलमारी से एक साड़ी निकाली जो वैसी ही रंग उड़ी और कुछ जगह से फटी हुई थी। यह भी तो फटी हुई है, क्या तुम्हारे पास कोई और साड़ी नहीं है? उसके पूछने पर नानो ने ना में सिर हिलाया। सके बाद जयंतीलाल ने खुद अलमारी में झांका। वहां कई सारी अच्छी साड़ियां भी थीं जो ज्यों के त्यों अलग रखी हुई थी, और कुछ गिनी चुनी 2-3 ही साड़ियां थीं जो वैसे ही रंग उड़ी हुई और कुछ जगहों से फटी हुई थी, जिसे वो बार बार पहनती आ रही थी। आज उसके पास कई सारी अच्छी साड़ियां होने के बावजूद भी वो पुरानी फटी हुई साड़ियां ही पहनती थीं। और एक वक्त था जब सिर्फ एक साड़ी के लिए उन दोनों में विवाद हो गया था। वो अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर आ गया था, जहां उसे अच्छे तनख्वाह वाली नौकरी लग गई थी। उसे यहां आए हुए 1 महीना हो चुका था, लेकिन नई नौकरी और नई जगह के कारण वो थोड़ा उलझा हुआ और तनाव में भी था। और ऐसे ही एक दिन नंदमाला ने उससे साड़ी दिलवाने के बारे में कहा, जिससे उन दोनों के बीच काफी कहासुनी हो गई। जयंतीलाल ने उसे बुरी तरह से डांट दिया और गुस्से से तमतमाता हुआ काम पर निकल गया। लेकिन शाम को जब ये घर आया तो देखा कि नंदमाला एक कोने में बैठी सिसक रही थी। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई थी, और सूखे हुए आंसुओं के निशान उसके गालों पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। शायद वो सुबह से रो रही थी, और शायद उसने खाना भी नहीं खाया था। नंदमाला को ऐसा देख जयंतीलाल को सुबह की बात याद आई, जिसे वो काम पर जाते ही भूल गया था। उसे नहीं पता था कि उसकी सुबह की डांट का वो इतना दिल पर लगा लेगी। वो उसके नजदीक गया और प्यार से अनजान बनते हुए पूछा, ये क्या नंदमाला, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन नंदमाला ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपना मुंह घुमा लिया। तुम सुबह की बात को लेकर रो रही हो? अरे मैंने तो गुस्से में कह दिया था। तुम तो मुझे जानती हो, मैं तनाव में होता हूं तो कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूं। उसने फिर से कुछ नहीं कहा। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, उसने दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर माफी मांगते हुए कहा। पहले गुस्से से भला बुरा कह दो, फिर माफी मांग लो। नंदमाला वहां से उठ गई और रुंधी आवाज में बड़बड़ाते हुए रसोई की ओर जाने लगी। अब माफ भी कर दो, जयंतीलाल ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा। तुम तो मेरी हालत जानती हो, नया माहौल, नया काम, इस वजह से मैं थोड़ा परेशान था, लेकिन क्या आप मेरी हालत जानते हो? उसने रुंधी आवाज में पूछा और अलमारी की ओर गई, जिसे उसे खोलकर दिखते हुए बोली, ये देखिए, मेरे पास पहनने के लिए 2 ही साड़ियां हैं। इन बारिश के दिनों में कपड़े सूखते नहीं है, ऐसे वक्त में क्या गीले कपड़े पहनूं? क्या आपको मेरी चिंता है? उसका बोलते वक्त गला भर आया। मैं कौन सी महंगी साड़ी मांग रही हूँ? मुझे सिर्फ एक साधारण सी ही साड़ी चाहिए थी। मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी?
कौन है यहाँ मेरा आपके अलावा? और फिर वो रोने लगी। जयंतीलाल उसके पास गया और उसे कंधे से पकड़कर बिस्तर पर बिठाया और उसके पैरों के पास बैठकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे माफ कर दो नंदमाला, मुझसे गलती हो गई। यहाँ आने के बाद से मैं अपने कामों में ही उलझ गया, मैं तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे पाया। आप कभी नहीं देते हैं, उसने सिसकियां लेते हुए कहा। अच्छा, सच में ऐसा है? जयंतीलाल ने कहते हुए अपने टिफिन की थैली खोली और उसमें से एक नई खरीदी हुई साड़ी नंदमाला के हाथों में रखते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नंदमाला उसे अवाक होकर देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जयंतीलाल सच में उसके लिए साड़ी लेकर आया था, और वह कोई साधारण सी साड़ी नहीं थी, वो एक अच्छी महंगी वाली साड़ी थी। अगर साड़ी लेकर ही आनी थी तो सुबह डांटा क्यों? घर से निकलने के बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था। नई अनजान जगह आने से मैं जितना परेशान हूँ उतना तुम भी हो, यह मैं भूल गया था। और इन कामों के चक्कर में मैं ये भी भूल गया था कि तुम्हारी भी कुछ जरूरतें हैं। मुझे माफ कर दो नंदमाला, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। और फिर वो नंदमाला से लिपट गया। वही आज नानो के पास कई अच्छी साड़ियां होने के बावजूद वो पुरानी फटी हुई साड़ी निकाल लाई थी। जयंतीलाल ने उसकी निकाली साड़ी को फिर से अंदर रख दिया और एक अच्छी वाली साड़ी निकाली। इससे पहनना आज, लेकिन ये खराब हो जाएगी, उसने मासूमियत से कहा। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी साड़ी है, तुम नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा इसे? उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन अभी भी वो इस नई साड़ी को देखकर झिझक रही थी। क्या हुआ? मैं पुरानी साड़ी ही पहनूंगी। क्यों? अगर साड़ी खराब हो गई तो तुम मुझे डांटोगे? नहीं डांटूंगा। और जयंतीलाल के आश्वासन के बाद वो मान गई। फिर उसने नानो के लिए गर्म पानी घर के बाहर बने मिट्टी के कच्चे बाथरूम में रख दिया और नानो वहां नहाने चली गई। लेकिन वो किसी बच्चे की तरह हड़बड़ाहट में नहा रही थी। वो सिर्फ भरभराकर अपने शरीर पर पानी बहा रही थी। उसके उलझे हुए बाल अभी भी सूखे, उलझे और गंदे ही थे और हाथों पैरों पर लगी मिट्टी भी नहीं निकल रही थी। तब जयंतीलाल खुद उसके पास गया और कहा, इस तरह नहाने से क्या फायदा? ला, मैं तेरे सिर पर पानी डालता हूँ। नानो बच्चे की तरह आंखें बंद कर स्थिर बैठ गई और जयंतीलाल बाल्टी से लोटा उठाकर उसके सिर पर उड़ेलने लगा, अपने हाथों से उसके बालों को रगड़कर धोने लगा। तभी उसका ध्यान इस ओर गया कि पीछे की घर की छत से कुछ बच्चे नानो को नहाते हुए छीप छीप कर देख रहे थे और हंस रहे थे। वो एक पुराने तरीके का बाथरूम था, जिसकी बिना छत वाली दीवारें थीं और दरवाजे की जगह सिर्फ एक पर्दा लगाया हुआ था। और उसी खुली छत से वो लड़के नानो को देख रहे थे और जयंतीलाल के पलटते ही छिप जाते थे। वो लड़के जान चुके थे कि जयंतीलाल को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया है, लेकिन उनके अंदर ना ही इस बात का डर था और ना ही शर्म। जयंतीलाल भी उन्हें हर बार की तरह नजरअंदाज करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। क्या कहता उन्हें? किससे शिकायत करता? उनके माँ बाप से? उनके माँ बाप ने अगर उन्हें अच्छे संस्कार दिए होते तो उनके मन में डर और शर्म दोनों ही होती, और वो ऐसा हरकत करते ही नहीं। अरे बच्चे हैं वो, शरारत तो करते ही है। और वैसे भी नानो तो पागल है, दिन भर तो फटी साड़ी में इधर से उधर घूमती रहती है। उसे कहा इतना समझ में आता है। ऐसे जवाब उसे उन लोगों से मिलते थे जो समाज की दृष्टि से पागल नहीं थे, और शायद वो सही थे। इसमें नानो की ही गलती थी, क्योंकि आजकल के समाज में खुद की इज्जत बचाना सिखाया जाता है, किसी की इज्जत करना नहीं। और वैसे भी लोगों से उम्मीद लगाना ही मूर्खता होती। आखिर किसे फिक्र होगी किसी पागल और भिखारी की इज्जत की? जयंतीलाल उन लड़कों को नजरअंदाज करते हुए नानो को नहलाने लगा। उसने अच्छे से उसके बाल धोए और फिर उसे तौलिया लपेटकर घर के अंदर ले गया, जहां उसने उसे साड़ी पहनाने में मदद की। नानो उस वक्त भी उसके सामने भाव विरहित खड़ी थी। अब ना ही उसमें किसी तरह की लज्जा की भावना थी, ना ही पति प्रेम की, और ना ही किसी तरह की खुशी की। आने वाले कुछ दिनों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। लोग शाम को ही घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते थे। उस कड़ाके की ठंड में काम करना भी काफी मुश्किल हो गया था। लेकिन उस ठंड में भी नानो पूरे मोहल्ले में देर रात तक घूमा करती थी, और हाल फिलहाल वो सुदाम भाई के यहाँ ज्यादा जाती थी, क्योंकि उनके यहाँ उनकी लड़की को बेटा हुआ था। नानो को छोटे बच्चों काफी पसंद थे। उन्हें देखना, उनके साथ खेलना उसे अच्छा लगता था, और इसलिए वो सुबह सुबह ही उनके घर चली जाती थी। उन बच्चों को देखती, उनके साथ खेलती। गली में जिनके यहाँ बच्चे होते थे नानो वही मिलती थी, और जयंतीलाल को भी ये बात मालूम थी, इसलिए वो अक्सर उसे ढूंढने वही जाता था। उस शाम को भी जयंतीलाल उसे ढूंढने के लिए सुदाम भाई के घर की ओर जाने लगा। मोहल्ले के सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे थे जो नानो को अपने घर पर आने देते थे। हालांकि उसकी दिमागी कमजोरी की वजह से कोई भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। कोई न कोई हमेशा उसके साथ बैठता ही रहता था, और खासकर तब जब छोटे बच्चे उसके आसपास हो।
क्योंकि एक बार वो मास्टर जी के पोते को उसके घर से उठाकर अपने